मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सैलाब जो है सिंध का रुख कर चुका है और सिंध में खुदा न खास्ता, खुदा न करे, एक बड़ी तबाही का खदशा है, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग दे दी है कि सिंध में सैलाब के रिले दाखिल हो रहे हैं। भारत भी आबी जरहियत मुसलसल कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ रहा है, सैलाबी रिले छोड़ रहा है, जिससे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बैराजेस की, दरियाओं की, और इसके साथ साथ शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो एक्सपेक्टेड है सिंध में। तो ये तमाम आस्पेक्ट जब मिल जाएंगे तो खुदा ना करे कि सिंध में भी वैसी ही तबाही मुतवक्के है जैसे पंजाब ने फेस की है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज दो मुतालबे किए हैं। एक तो वज़ीर आज़म से कि मुल्क में एग्रीकल्चरल एमरजेंसी लगा दें, क्योंकि तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, ग़िज़ा का बहरान आने का खदशा है, कहत हो जाने का खदशा है, खुदा ना करे लेकिन पाकिस्तान को ग़िज़ाई कहत का सामना है। दूसरी अपील बिलावल भुट्टो ने की है कि हुकूमत अकेले इस सैलाब से नहीं निमट सकती, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की जाए। तो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुए कम अज़ कम महीना हो चुका है। क्या मगरिब, यूनाइटेड नेशंस वो आंखें बंद किए हुए हैं कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही है? मगरिब में बात तो हो रही है, यूएन में भी बात हो रही है, लेकिन जो इमदाद है वो अभी तक पाकिस्तान की तरफ उस तादाद में उस तरह से पहुंचना शुरू नहीं हुई। इक्का दुक्का इमदाद तो आ रही है जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान की जितने बड़े पैमाने पे सैलाब से तबाही है, इसीलिए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है इस सैलाब से। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर एतबार से, हर एतबार से, सोशल एतबार से इस वक्त 1995 की कैफियत पे खड़ा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इस सैलाब ने पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दिया है? और अगर ऐसा है तो इस 30 साल की जो तरक्की हमने की उसका इजाला फिर कौन करेगा? अगर ये वाकई एहसन इकबाल का जो उनका पैमाना है, जो उनकी एक असेसमेंट है, जो उनका एक खदशा है, खुदा न खास्ता अगर ये दुरुस्त साबित हो गया तो क्या होगा? इसी पर बात करेंगे। ये मेजर चंक होगा आज हमारी डिस्कशन का। इसके अलावा बहुत अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का, चाहे ख़वातीन सहाफ़ी हों चाहे मर्द सहाफ़ी हों, निशाना बनाते हैं, मारते हैं, गालम गलोच करते हैं, फ़िज़िकल अटैक करते हैं, हर किस्म के हमले करते हैं। आज भी यही हुआ कि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान सहाफ़ियों पे पिल पड़े, उनको मारा पीटा। अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह ये भी देखने में आया कि PTI की क़यादत जो है वो बिल्कुल चुप करके, हाथ बांध के, मुंह बंद करके खड़ी रही, अपने कारकुनान को उन्होंने कंट्रोल में नहीं लिया। यानी कि ये प्लांटेड था। पूरे मुल्क की सहाफ़ी बरादरी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, बाइकॉट कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इस किस्म के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। और अभी इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब में इमरजेंसी मीटिंग भी जारी है सहाफ़ियों की, जहां पर इस बात को तय किया जाएगा कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। FIR वगैरह भी कट गई हैं, इसमें भी ज़रा बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन सैलाब क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान का कौमी इशू है, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सिंध के सीनियर वजीर हैं। इसके अलावा समर हारून बिलौर साहिबा मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की मरकजी सरकर्द रहनुमा हैं। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब वकील हैं, बानी PTI MTI इमरान खान के, और सैयद सलमान शाह साहब जो कि PDMA सिंध के डायरेक्टर जनरल हैं। मैं आपसे शुरू करूंगी सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, आप इस वक्त सक्खर में मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं इस वक्त रिलीफ का और सैलाब से लोगों को बचाने का, सिंध के अवाम को बचाने का। लेकिन सक्खर में हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिशें भी हो रही हैं, तो इस वक्त खुदा न खास्ता सक्खर समेत पूरा सिंध किस कदर खतरे में है सैलाब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हमने तैयारी सुपर फ्लड की हुई है। हाँ। और सब लोग ऑन ग्राउंड है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी विजिट की है, बल्कि वो आज रात भी आ रहे हैं जी। और हमारे इरिगेशन के मिनिस्टर कल पंजनद पे भी थे और हर जगह पे वो जा रहे हैं। मिनिस्टर्स की ड्यूटीज भी हैं, जितने बैराजेस हैं उनके दोनों तरफ जो हमारे रिवर इम्बैंकमेंट्स हैं, दरियाई बंद जो है उनके ऊपर जा रहे हैं। रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आज की जो सूरत हाल है पानी की, वो मतलब एक कंफर्टेबल जोन कह सकती हैं आप कि ये जो पानी इस वक्त आ रहा है
ट्रेमू से पंजनत, पंजनत से फिर गुड्डू पे आएगा। तो इस वक्त गुड्डू पे जो हमारी आज 6 बजे 7 बजे का जो फिगर था वो भी काफी कोई 4 लाख के करीब था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 लाख के इर्द गिर्द पानी जो है जब पहुंचेगा पंजनत से तो वो गुड्डू से गुजरेगा, और इसके लिए हम एक कंफर्टेबल जोन है अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिशें हो रही हैं। अब ये आता है, इस पे डिपेंड करता है कि जिस तरह की गैर मामूली कोई बारिशें हो जाएं और फिर पानी जिस तरह इंडिया वहाँ से और छोड़ रहा है वो कोई ज्यादा आ जाए तो फिर कोई तशवीशनाक हो सकती है सूरत हाल। लेकिन अदरवाइज अल्लाह पाक से भी दुआ गो है कि रहम करे। पंजाब में बहुत नुकसान हुआ, हमारे बहन भाई बड़े परेशान है वहाँ पे। और ये लेकिन हम लोग इस वक्त जो सूरत हाल है उससे मुतमईन है किसी हद तक। ठीक, खुदा करे कि सूरत हाल ऐसे इत्मीनान की ही रहे। लेकिन एहसन इकबाल कहते हैं नासिर हुसैन शाह साहब के इस सैलाब ने पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दिया है। क्या वाकई ऐसे है कि हम 1995 की सूरत हाल पे चले गए हैं? देखिए, जब इस तरह की सूरत हाल आए जैसे अभी पंजाब में है, हम इससे गुजर चुके हैं। 2022 में जी बिल्कुल हमारा 70% एरिया जो था इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हो गया था जी। और इससे पहले 2010 में और इस तरह आपके इल्म में है। लेकिन पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है वो वाकई वहाँ पे बड़ी तशवीशनाक है और बहुत सारा उनका नेटवर्क जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लोगों का जो नुकसान हुआ है जाहिर है वो कई अब उसमें क्या कहा जा सकता है कि लेकिन बहुत सारे लोगों की जमा पूंजियां चली गई, बड़ा उनको टाइम लगेगा। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट काम कर रही है। पंजाब में वजीर आला साहिबा बहुत काम कर रही हैं और अल्लाह उनको और हौसला दे। सिंध गवर्नमेंट ने भी, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात की, हमारे चेयरमैन साहब भी पंजाब है, अभी भी वो मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा जी। जो इंसानी बस में है वो हम सब करेंगे मिलके। थोड़ा सा मैं मजीद भी आपसे बात करूंगी नासिर शाह साहब, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी 2 मुतालबात किए हैं, एक तो एग्रीकल्चर इमरजेंसी के और दूसरा यूएन से मगरिब से कि पाकिस्तान की मदद करें। इस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। और समर साहिबा एंड फैसल साहब, मैं आपसे भी दोनों से सवालात करती हूँ, लेकिन ज़रा सैयद सलमान शाह साहब को, बिकॉज वो टेक्निकल बंदे हैं, इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, डीजी हैं PDMS सिंध के। सैयद सलमान शाह साहब, इस वक्त सिंध कितने फीसद ख़तरे में है इस वक्त सैलाब के, बारिशों के, और भारत जिस तरह मुसलसल पानी छोड़ रहा है, जो आबी जंग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमारे जो वज़ीर साहब हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसी की कंटिन्यूशन में अगर बात करूं तो कच्चे में हमारी तकरीबन 16,38,000 की आबादी रहती है। ये आबादी जो है वो टोटल 1671 विलेजेस हैं और जो यूनियन काउंसिल्स बनती हैं वो 167 बनती हैं। इन फिगर्स में कुछ आगे पीछे हो सकता है, जो हमारा लास्ट सर्वे हुआ था उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो हमने उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके बेसिकली उनको जो हमने फैसिलिटेट करना है उसके लिए 528 रिलीफ कैंप्स जो है बंदों के गिर्द, जो कि 10 माइल के अंदर जो एरिया है उसको अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें तकरीबन 80 के करीब जो है वो है जो इस वक्त बिल्कुल तैयार है लोगों को इनिशियली अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन जैसे आपको पता है कि कच्चे का कल्चर एक है कि उन लोगों ने अभी तक जो हमारी पॉपुलेशन मूव आउट हुई है, अभी जो लास्ट फिगर है वो 1,41,000 है, जो कि तकरीबन जो प्रायोरिटी हमारे एरियाज है उसका हाफ बन जाता है। 3,15,000 की करीब हमारी आबादी है जो कि प्रायोरिटी 1 है। ये प्रायोरिटी 1 विलेजेस हमारे वो आइडेंटिफाइड हैं जो कि 5 लाख तक के क्यूसिक के पानी में ज़ेर आब आते हैं। ज़ेर आब आने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो घर डूब जाते हैं कम्प्लीटली, लेकिन वो उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो जो कच्चे का ट्रेंड हमने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है 2011 में, 2015 में, 14 में जो भी हमने किया है, 7 से 8% आबादी हुई है जो कि रिलीफ कैंप्स में आई है। लेकिन CM साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी इस मरतबा, और हमारे वजीर साहब की भी और तमाम वज़रा की, कि हम अपनी तैयारी जो है सुपर फ्लड की करेंगे। हमारे पास 7.5 लाख क्यूसिक पानी पे अगर डाउन स्ट्रीम गुद्दू आए तो हमारा कच्चा पूरा का पूरा डूब जाता है। तो ये तमाम आबादी को निकलना पड़ता है। अब उस आबादी, तो ये आपका 16,38,000 की जो आबादी है ये खतरे में है? जी मैं खतरे में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कच्चे के लोगों ने 2010 के जो फ्लड लेवल्स थे ना, उनको उन्होंने डेटम बना लिया था। उसके ऊपर ही मोस्टली लोगों ने अपने घर बनाए हुए, जितना उन्होंने जो है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 7 लाख क्यूसिक भी अगर आ जाए गुद्दू पे
तो वो कच्चे का इलाका जो खतरे में आ जाएगा या खदशा जी पैदा हाँ, हो बिल्कुल, जाएगा। हमें लेकिन नासिर शाह खदशा साहब पैदा हो कहते हैं कि जाएगा। 7 लाख है तो हम सेफ जोन में होंगे। जी सेफ जोन में बिल्कुल हम होंगे। हम ये सेफ जोन में नासिर शाह साहब 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं और मैं उन्हीं को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि देखें हमने जो तैयारी की है वो हमने की है 9 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी के लिए। ठीक। अल्लाह करेगा वो 9 लाख से बहुत कम होगा। लेकिन ये क्योंकि सिर्फ 16 लाख हमारे लिए 38 हजार बहुत बड़ी तादाद है। 20-21 लाख तो पंजाब में था, तो ये उसके करीब करीब है ऑलमोस्ट आबादी। जी बिल्कुल उसके करीब करीब है, लेकिन थोड़ा सा पंजाब और सिंध के जो आबादी मुतासर होगी ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि कच्चे की जो हमारी पॉपुलेशन होती है उनका ये एक सॉर्ट ऑफ नोमैड्स होते हैं, जो कि हर साल उनकी ये एक हर साल तो नहीं लेकिन दूसरे तीसरे साल जब भी सैलाब आता है तो वो मुंतकिल होते हैं। तो काफ़ी आबादी ऐसी है जिनके अपने ऑल्टरनेट जो इन्होंने अपने अरेंजमेंट्स किए होते हैं, या तो अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। वो कितने या फिर फीसद अपने होगी वो इस 16 लाख 38 हजार में से कितने फीसद की आबादी होगी वो? जी मैं आपको 2015 के फिगर्स दूंगा तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। 2015 में हमने टोटल 11 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया था, तो 98,000 लोग जो थे रिलीफ कैंप्स में आए थे, जो कि हार्डली इट मेक्स लेस देन 10%। तो मैंने इसीलिए कहा 8 से 9% लोग जो है अमूमन रिलीफ कैंप्स में आते हैं। अच्छा इस मरतबा जो है क्योंकि तैयारी हमने 50% की हुई है, हम होपफुल हैं कि जो है ना, क्योंकि देखिए लोगों को रिलीफ कैंप में हम वो गवर्नमेंट कितना भी चाहे कितनी भी कोशिश करे वो घर वाली सहूलत नहीं प्रोवाइड कर सकती, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। तो लोग प्रेफर करते हैं अपने रिलेटिव्स के पास जाना या अपने। पंजाब में बहुत से लोग हैं सर जो अभी तक सैलाब के डूबे हुए घरों में हैं, वो कहते हैं कि जी हमें जो छत के नीचे सुकून है वो कैंपों में नहीं है। मैं आपके पास दोबारा भी आती हूँ प्रिपरेशंस के हवाले से, क्योंकि पूरा प्रोग्राम पड़ा है हमारे पास। समर हारून बिलौर साहिबा, एहसन इकबाल कहते हैं कि इस सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसे है तो ये तो बहुत संगीन सूरत हाल है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीदा, कुछ इलाके ऐसे हैं बशमूल नारोवाल, बशमूल बुनेर, जो कि 30 क्या मैं कहूँगी 40-50 साल पीछे चले गए। बुनेर तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, बिकॉज 2 गांव तो ऐसे थे कि वहाँ पे जब क्लाउड बर्स्ट पड़ा है, जो हाईएस्ट लॉस ऑफ लैंड हुई है, वो कॉन्सेंट्रेटेड, वो पूरे के पूरे गांव दब गए, खत्म हो गए। बस उनका पता ही नहीं है कि उससे कोई 2-4 1-2 बच्चे, 1-2 लड़के बचे, कोई वो रात गुजारने कहीं और चले गए थे। पूरी की पूरी आबादी सफ़ाए हस्ती से मिट गई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खैबर पख्तूनख्वा के माउंटेनस एरियाज का, रोड्स आर ब्रोकन, स्कूल्स आर रूइंड, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ सेंटर्स हैं वो सारे कीचड़, पानी, मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब क्योंकि रोड्स का सिस्टम इतना ज़्यादा मुतासिर हो गया है, बारिशों का सिलसिला रुक नहीं रहा, वो माउंटेनस एरियाज हैं, टेरेन डिफ़िकल्ट है। आपको पता है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का जो हेलीकॉप्टर है वो भी क्रैश हुआ था, 5 शहादतें उसमें हुई थी। तो वहाँ पे जाना, पहले तो रिलीफ गुड्स पहुँचाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, इस मौसम में उन रोड्स को बनाना, ये हफ्तों की भी बात नहीं है, ये सालों का हमें कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, इट विल रिक्वायर विल एंड वे। और ये कुछ इलाके बाकी इलाकों से ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। लेकिन तो केपी में कम से कम आपके नज़दीक रिहेबिलिटेशन में कितना अरसा लगेगा? साल, 2 साल, 5 साल? देखिए ये तो हुकूमत वक्त पे डिपेंड करता है ना कि वो किस किस्म की एफर्ट्स करती हैं, किस किस्म की वो प्लानिंग कर रही हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से साइड पे होके अफसोसनाक एक स्टेटमेंट आई है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उनको चाहिए था। देखिए गरीदा, हम अभी 3-4 किस्म की इमरजेंसीज फेस कर रहे हैं। एक तो हम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, फिर हम एक एग्रीकल्चरल क्राइसिस फेस कर रहे हैं कि जो लोग ज़मीनों से काश्तकारी करते हैं, उससे गुजर बसर करते हैं, वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे अगर हमने उनको रिहेबिलिटेट कर भी लिया। उसके बाद पाकिस्तान इज लुकिंग एट अ फूड क्राइसिस, फूड बास्केट का क्राइसिस, इसमें पंजाब और केपी में जंग छिड़ने वाली है। बिल्कुल, आटे की सप्लाई बंद हो गई, आटे के सप्लाई के ऊपर, फिर आगे वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, जो केपी का कैश क्रॉप है वो सारा पानी के नीचे ख़त्म हो गया है। जो वीट के फार्मर्स थे उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जो सिंध के फार्मर्स थे उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। ये फार्मर्स से बढ़ के अवाम क्या खाएगी? बिल्कुल दुरुस्त। अवाम क्या खाएगी? मार्केट्स क्या खाएंगे? दुकानदार क्या बेचेंगे? एंड देन इंडिया अगेन, इंडिया ने तो देखे ना हमारे ऊपर कन्वेंशनल वॉरफेयर की कोशिश की, उनको मुंह की खानी पड़ी। अब उन्होंने वाटर बेस्ड
ایک جاریت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ان کا مشن تھا افراتفری پھیلانا، پاکستان کو نقصان پہنچانا۔ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بھارت کی سازش کے لیے ہم تیار نہیں تھے؟ یہ ذرا اگلے لیگ میں ہم سوال کریں گے۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری، کیا واقعی اس سیلاب نے پاکستان کو 30 سال پیچھے دھکیل دیا؟ آپ نے پنجاب کی صورتحال دیکھی، کے پی کی صورتحال آپ کے سامنے، اب یہ سندھ کی طرف رواں دواں ہے یہ سیلاب، غذائی بحران کا خدشہ، پاکستان کی معیشت تباہ، انفراسٹرکچر تباہ، کیا واقعی ہم 30 سال پیچھے چلے گئے اور یہاں سے اب معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تھینک یو وریدہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس نے انڈین پنجاب میں بھی، پاکستانی پنجاب میں بھی بہت زیادہ ڈسٹرکشن کی ہے۔ تو یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ بارڈر اسپیسیفک نہیں ہونے چاہیے، میری اپنی اوپینین ہے۔ جو ہمارے مشرقی پنجاب میں ہوا ہے انڈیا میں، وہ بھی ایکولی جو ہے وہ ورثم ہے، وہاں پہ بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے ذمہ دار تباہ ہوئے ہیں ہماری، کیونکہ جو اکانومی ہے، احسن اقبال اکانومسٹ ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے، نارووال، شکر گڑھ، سینٹرل پنجاب، گجرات، ملتان، لاہور، قصور، یہ جو ایریاز ہیں، ہمارے ایریاز جو کہ اپر ریورین ہوتے ہیں، اس پہ بھی بہت زیادہ پانی آیا ہے اور وہ ڈاؤن اسٹریم جاتا ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کا نقصان ہوا۔ اس سے پہلے جو ہے ہمارے گندم کی جو ویٹ کی پرائسز تھیں، وہ بھی یہ حکومت پہ پنجاب جو ہے اس نے ڈیزاسٹر کیا، ان کو نہیں ایڈریس کیا، اور اب جو ہے وہ یہ مونجی یعنی چاولوں کی فصل جو ہے یہ افیکٹ ہوئی ہے، مکی کی فصل افیکٹ ہوئی ہے، چارہ ہے، پھر لوگوں کا جو ہمارے ہم ذمہ داروں کا جو ایسٹ ہوتا ہے وہ کیٹلز ہوتے ہیں، وہ کیٹلز جو ہیں وہ بڑی بری طرح جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں، ہمارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ذخیرہ جو ہیں وہ مجروح ہوا ہے۔ تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ تو آئے گا کے پی میں، جیسے ہماری بہن بتا رہی تھیں کہ کے پی میں بھی بہت زیادہ ایک تباہ کن صورتحال ہے، اور وہاں پہ بھی جو ایگریکلچر ایریاز ہیں وہ انڈر واٹر ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس میں آئی وڈ سے کہ ڈیفینیٹلی پاکستانی حکومت کو اور وفاقی حکومت کا بھی ایکول رسپانس جو ہے بڑا ضروری ہے۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، بیکاز انسانی المیہ ہے، اس میں تو سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہوگی ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی اور دوسرے شاہ صاحب سے بھی، دیکھیے آپ کی سندھ میں جو ہے وہ ابھی کوئی جو میرے جو گفتگو سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ کوئی حتمی طور پہ تو ظاہر ہے بالکل حتمی طور پہ تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ اسیسمنٹ ہونی چاہیے۔ وہاں پہ پچھلی دفعہ بھی بہت تباہ ہوئی ہے، اور جو اربن رورل سندھ ہے وہ بہت ہی ایک اکنامیکلی بہت ڈیویسٹیٹڈ ایریا ہے، تو وہاں پہ اگر فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، صرف کچے کا تو نہیں، باقی کراچی میں بھی آپ کی موسمی صورتحال جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، بارشیں جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جو پرابلم میں آپ کو بتاؤں غریدہ، اٹ از سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی، آئی واز ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل دین، سندھ میں تو جنگل کا ایریا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اس طرح سے ٹمبر مافیا کے پی میں ہے، بلوچستان کا تو خیر وہ ویسے ہی پہلے ہی برا حال ہے۔ سو ہم جو ہیں ایک ایز اے گورنمنٹ یا ایز اے اسٹیٹ اس کو کاؤنٹر جو ہے میکنزم بھی تو نہیں بنا سکے۔ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا اس پوائنٹ پہ، اور آپ کے جو سوالات ہیں حکومت سندھ سے، ناصر حسین شاہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے سید سلمان شاہ صاحب بھی موجود ہیں، سمر ہارون بلور صاحبہ بھی موجود ہیں۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ اینڈ کوئک اینڈ کم بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں کیا ہمارے ساتھ؟ ناصر حسین شاہ صاحب سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان سے سوال کر سکیں۔ سید سلمان شاہ صاحب، یہ آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گی، جو سوالات اٹھا رہے ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری سندھ کے حوالے سے، کہ جی ٹھیک ہے آپ کی کیلکولیشنز ہیں، لیکن جو کچے کا علاقہ ہے، صرف کچے کا نہیں بلکہ رورل سندھ کی وہ بات کر رہے تھے، تو ذرا بتائیے اور بالکل آنیسٹ آپ ایک انالیسس دیجئے کہ اس وقت سندھ کو کتنے فیصد خطرہ لاحق ہے، خدا نخواستہ 50% ہے، 50% سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے کچے کی آبادی بنتی ہے نا، اس کا پروپورشن تو آپ نکال سکتے ہیں کہ وہ کیا بنتی ہے۔ 4.5-5 کروڑ کی آبادی سندھ کی ہے، جس میں 16 لاکھ ہے، میرے خیال میں لیس دین 30%، 30 تو زیادہ میں کہہ رہا ہوں، بہرحال کیلکولیشن آپ کر لیجئے گا، تو اس پروپورشن سے آپ لوگ دیکھیے کیا بنتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے سیٹلڈ ایریاز کا، تو سیٹلڈ ایریاز میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 21 لاکھ گھر جو ہے
2022 کے سیلاب میں تباہ ہوئے تھے، اس پہ گورنمنٹ نے ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی بنائی تھی، اور اس کمپریہنسو پالیسی کے تحت ان گھروں کو کلائمیٹ ریزیلینٹ ود ان دی فائنینشیل لمیٹیشنز ہم نے بنانے کی کوشش کی تھی. یہی وجہ ہے کہ کچے میں تقریباً 1,30,000 گھر اس میں سے کچے میں تھے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے اس پہ کلیئرنس نہیں دی ہے، اسی وجہ سے کہ اگر ہم خود ان کو اس چیز کے لیے انکریج کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. تو جس طریقے سے 2022 والوں کو ہم نے ریزیلینٹ بنانے کی کوشش کی، گھر تو ایک دفعہ تباہ ہو چکے تھے، تو امید ہے وہ اس مرتبہ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اگر بارشوں کو بھی ود اسٹینڈ کر سکیں گے اور کافی ریزیلینٹ ہوں گے. یہی میں سوال کرنا چاہتے کہ بارشیں کتنی ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اس وقت ہو تو رہی ہیں پورے سندھ میں، لیکن کیا خدا نخواستہ کوئی طوفانی بارشیں تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ جو سیلابی صورتحال پیدا کر دیں؟ دیکھیں جی، بارش جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج اتنا ایک انسرٹن قسم کا فنامنا ہو گیا ہے کہ میں سرٹینٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم 2022 میں جو ہم نے فیس کیا تھا دیٹ واز سم تھنگ نیور ہیپنڈ ان دی پاسٹ بفور دیٹ ایونٹ. تو اس لیے جو ہماری تیاریاں تھیں اس وقت، ہم تقریباً 80,000 فیملیز کو ہم لوگ پلان کرتے تھے کہ جو ہے نا ہم لوگ ان کے لیے لیکن آپ کے پاس سارا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے نا میٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو ڈیٹا اس کے بعد آپ کے پاس. ابھی جو صورتحال ہے، ابھی جو الحمدللہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ آج کا دن بارش ہوئی ہے کافی علاقوں میں 30-35 mm 3 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں، جو کہ ابھی تک مینیجیبل ہے. لیکن کل کے ہمیں زیادہ وارننگ ہے، اسپیشلی فار کراچی یا دوسرے اربن سینٹرز لائک حیدرآباد، میرپور خاص، ساؤتھ کی طرف زیادہ اس کی کنسنٹریشن ہے. تو اسی لیے ہمارا فوکس یہی ہے، اور آج ہم سیلاب کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کے لیے بھی فل تیاری کریں. چیف سیکرٹری صاحب نے بھی آج 2 میٹنگز کی ہیں دن میں، صرف اسی ٹاپک کے اوپر کہ جو ہے نا ہمارا جو رین فلڈ ہے وہ کہیں ہماری اٹینشن جو ہے وہ فلڈ سے ڈائیورٹ کی طرف نہیں، فلڈ کی طرف کنسنٹریٹڈ رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ فلڈ کے پیچھے ہم شہروں کو بھول جائیں جہاں پہ اتنی زیادہ بارش آ رہی ہے. تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ بارش جو ہے نا باعث رحمت بنے. کوشش جہاں تک ہے تو ان علاقوں میں بھی ہم نے اپنی تیاری تو کی ہوئی ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آپ کا ناصر حسین شاہ صاحب. یہی سوال لے کے میں آپ کی طرف آؤں گی. جو ایڈوکیٹ فیصل چودھری بھی کر رہے تھے، سندھ کی پریپیئرنس کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے تھے، وہ اپریہینشنز کا اظہار کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے ایگریکلچرل ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ واقعی خدا نخواستہ پاکستان میں غذائی قحط، غذائی بحران کا اس قدر سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز وغیرہ سے بھی اپیل کی ہے بلاول بھٹو نے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں امداد ابھی نہیں آ رہی پاکستان، جتنا بڑا پاکستان کو سیلاب کا سامنا ہے؟ جی، ایک تو جس طرح محترم فیصل چودھری صاحب اور قابل احترام سمر صاحبہ نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں صورتیں ہیں کہ جو غذائی اجناس اور ان کی کمی ہوگی، جس طرح سمر صاحب نے آپ کو پورا بتایا صاحبہ نے، اور پھر فیصل صاحب نے بھی جو آپ سے کہا، تو یہ صورتحال ہے اپنی جگہ پہ. چیئرمین صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی اسی پیراہے میں کی ہے. دیکھیں، پنجاب ہمارا سب سے زرخیز ایریا ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں زیادہ ان کی ہوتی ہے، کاشت بھی ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ یہ آتی بھی، اور پھر جو کے پی کا علاقہ ہے کچھ چیزیں وہاں سے بھی آتی ہیں. تو یہ جب سلسلہ ہوگا تو ظاہر ہے آگے اس کی کمی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جو چیئرمین صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کے آگے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جس طرح ابھی شاہ صاحب آپ کو بریف کر رہے تھے کہ جو یہاں پہ سندھ میں 2022 میں جس طرح کا والیوم تھا، اور جس کے تحت ہم 21 لاکھ کے قریب گھر بنا رہے ہیں، جس میں 8 لاکھ بن چکے ہیں، 12-13 لاکھ پہ کام شروع ہے. تو اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی انفراسٹرکچر کے لیے. تو ہمیں بہت سپورٹ ملی تھی. ہم نے اپنا ہی ڈیولپمنٹ بھی ساری کٹ کر کے ان انفراسٹرکچر کو بنانے میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں لگائی. پھر ورلڈ بینک نے بھی ہمیں اور دیگر اداروں نے بھی مدد کی، وفاق نے بھی مدد کی. تو اب یہی صورتحال ہمیں سامنے رکھ کے یہ سارا کام جو ہے کرنا پڑے گا. لیکن بارشیں ہو رہی ہیں، اور جو ہمیں تھی پریزنٹیشن سلمان شاہ صاحب نے دی تھی، تو اس کے تحت یہ بارشیں تو تھی متوقع جو آج ہوئی ہیں، کل بھی ہوں گی، لیکن زیادہ ان علاقوں میں ہے جس کا دریا پہ زیادہ اثر نہیں پڑے گا، جو ایریا جہاں پہ زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. جی، لیکن اگر کوئی اور غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے ایشوز آئیں گے. اس وقت تک ہم کافی کمفرٹیبل زون میں ہیں، اور اللہ کرے گا یہ پانی جو ہے یہ گزر جائے گا. ہم سب یہاں پہ ہیں. چیئرمین صاحب بھی کل ان کا وزٹ بھی ہے، وہ بھی آ رہے ہیں. سی ایم صاحب بھی رات کو پہنچ رہے ہیں.
तो हम लोग सब अपने काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी काम करने के दौरान आप प्रोग्राम के लिए वक्त भी निकाल रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत अहम है ताकि पूरे पाकिस्तान के लोग जान सकें कि आप इस वक्त सिंध में क्या काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी मसरूफियत में से वक्त निकालने का ज़्यादा शुक्रिया भी। समर हारून बिलौर साहिबा, जो बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है ज़रई एमरजेंसी का, वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे क्या, ध्यान देंगे बिलावल की इस अपील पे? बिल्कुल, वो बिलावल साहब की इस बात को इंडोर्स भी करेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि देखें किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। बिलावल साहब ने एक बात की है कि यूनाइटेड नेशंस से इमदाद और एड के लिए रुजू किया जाए। उस बात के साथ साथ हमारी ये ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम यूनाइटेड नेशंस से जो वाटर बेस्ड अग्रेशन इंडिया की तरफ से हो रही है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने बार बार उन्होंने वायलेट किया है, वो इशू भी टेकअप किया जाए, क्योंकि रूट कॉज जो स्पेशली जो पंजाब और सिंध में जो तबाही आ रही है वो उसका ये है। इसको जो इसको फ्लड से सुपर फ्लड बनाने का जो मसला है, भारत की आबी जंग जो है उसका बहुत बड़ा जो किरदार है। आबी जारियत है, तो उसको भी डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने, जैसे जब इंडिया ने हमें वो एयर एग्रेशन की थी, पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली एक मिशन बनाया और मुल्क जाके अपना केस लड़ा और जीता, आई थिंक अब हमें ये वाटर बेस्ड अग्रेशन के ऊपर सिमिलरली डिप्लोमेटिक मेजर्स चाहिए और साथ हमें एक बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना नो होल्ड्स बार्ड पॉलिसी देनी चाहिए कि इस दफा आपने कर दिया लेकिन आगे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिकॉज आप लोअर आइबेरियन पे मौजूद है ना, वो तो हर साल खुदा न खास्ता क्लाइमेट चेंज हुआ तो हर साल आपकी तरफ पानी छोड़ता रहेगा भारत। एग्जैक्टली, और हमें फिर एज अ मुल्क, एज अ नेशन, हमें लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म हमें कुछ पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे, सारी कौम को इकट्ठा करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं स्पेशली जिसमें लार्जर डैम्स बनाने होंगे, जिसमें डिफॉरेस्टेशन को वो करना होगा, ये जो रिवर बेड्स के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कंस्ट्रक्शन हो गई है इलीगल, जो बिल्डिंग्स के लिए भी डेंजरस और हैजर्डस है और पानी का रास्ता भी रोके बैठी हुई है, उसको हमें किस तरीके से टैकल करना पड़ेगा, उसको फेज आउट करना पड़ेगा। इस तरह भी नहीं कर सकते कि एक दिन बुलडोजर उठा के सारे लोगों को बेघर कर दे, बट इट हैज टू बी फेज्ड आउट। ये ऐसी चीज है कि 5 साल या 3 साल के टेन्योर में हो नहीं सकती कंप्लीट, सबको एक पेज पे लाके एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसपे सब दस्तखत करें, ताकि अगली दफा अगर कोई और पार्टी गवर्नमेंट कोई और पार्टी एक गवर्नमेंट में आए तो वो जो उसको फॉलो करे उसको इम्प्लीमेंट करे, कंसिस्टेंट पॉलिसी हो। मुझे बड़ा अहम सवाल करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेक का वक्त हो गया, तो ये सवाल एडवाइजर चौधरी से ब्रेक के बाद। लेट्स टेक दिस शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो सहाफ़ियों पर आज तशद्दुद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से, एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, ये 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले हम सहाफ़ी पीटीआई के लोगों के हाथों मार खा रहे हैं। उनकी क़यादत अपोजिशन में जब होते थे, फिर हुकूमत में आए तो हुकूमत की सरपरस्ती में सहाफ़ियों पर हमले, अभी तक वही रवैया वही रविश बरकरार। पीटीआई ने सीखा कुछ नहीं इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद? कि 2014 का तो मुझे इल्म नहीं है, आज वाले जो वाक़या है उसकी तो मजम्मत होनी चाहिए, तशद्दुद की तो सपोर्ट नहीं की जा सकती, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको भी देखना चाहिए। गुजारिश ये है कि मैंने जो पीटीआई की लोग हैं जो बाहर हैं, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, टेंशन अपनी जगह है, परेशानी अपनी जगह है, लेकिन कोई सवाल होता है या तंज़िया होता है या कोई पर्सोना नॉन ग्रेटा भी हो सकता है, तो आप सियासत में इख्तिलाफात के साथ ही जिंदा रहते हैं। हाँ। तो ये जो आज होने वाला वाक़या है, सहाफ़ियों को पर्सोना नॉन ग्रेटा भी करार दे रहे हैं, राइट? नहीं, मैंने कहा कि अगर पर्सोना नॉन ग्रेटा भी हो, कोई नापसंदीदा शख्सियत हो, तो सियासत में तो आपको उनके साथ रहना चाहिए ना। सियासत में तो आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं, या आपने अगर कोई सवाल हो जाता है तो उसका जवाब तामुल से दिया जाना चाहिए, उसकी तशद्दुद की तो हमारे लेकिन ये पूरा प्लान्ड एंड प्लांटेड लग रहा था, ये सब कुछ पूरा प्लान के जी प्लांट किए गए लोग वहाँ पे, उनको बताया गया। सुबह से ये बात हो रही थी कि जी आज कुछ फेंटी लगेगी कुछ सहाफ़ियों की वगैरह वगैरह। उस वक्त जो लीडरशिप वहाँ मौजूद थे वो हाथ बांध के खड़ी रही, मुंह बंद करके खड़ी रही। तो जब अगर लीडरशिप इन्वॉल्व हो तो फिर क्या किया जाए? मसलन कौन सी लीडरशिप थी वहाँ पे? जहाँ पीटीआई के तमाम बाकी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता, जिनका नाम मेरे ख्याल है कि एफआईआर में डाल भी दिया गया है इस वक्त।
देखिए नईम पंजोथा हो या दूसरे हो, वो तो वकील हैं, वहाँ पे जाते हैं, और लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे जिस तरह से तलब कलामी की, उसका फायदा पीटीआई को तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है ना। ठीक तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सियासत में तहम्मुल और सियासत में जो एक जी बर्दाश्त जो है बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। हर तरफ जो है वो जंप ऑन करके लोगों के सामने लोगों के गले पड़ना, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। मैंने आपको सही कैटेगोरिकली कहा है, बाकी मुझे ठीक नहीं पता कि उनकी क़यादत जो है वो बोली है या नहीं बोली, उनका नहीं इन्फॉर्मेशन बोले जी, सेट इस ठीक वक्त बोला तक है इस नहीं वक्त बोला है तक किसी ने मजम्मत नहीं की, इस वक्त तक किसी ने कारकुनान के लिए कोई हिदायतनामा वगैरह कुछ भी जारी नहीं किया। नासिर शाह साहब मौजूद है क्या हमारे साथ? नासिर शाह साहब, सैलाब आया हुआ है बस्ती में और पीटीआई अपनी मस्ती में। पीटीआई के ये जो उनकी हरकतें हैं ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब पूरा मुल्क इस वक्त, पूरी कौम इस वक्त सैलाब के सदमे में है, सैलाब के गम में है, सैलाब की तबाही में है, और पीटीआई अपनी मस्ती में है, सहाफ़ियों को मारे चले जा रही, तशद्दुद किए चले जा रही। इसकी आज के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं, और ये रवैया रहा है। फैसल साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, उनसे माजरत के साथ, कि पीटीआई का ये रवैया रहा, और ये इस तरह की दूसरी लीडरशिप के साथ भी होते हैं ना। आप बहुत सारे ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरह के तल्ख नागवार क्वेश्चन जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ भी हुए, बल्कि कुछ का तो हमें इंतहाई दुख भी हुआ जब वो जिस दिन भुट्टो साहब का फैसला आया था जो सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ सहाफियों ने अजीब गरीब किस्म के भी सवाल किए। वैसे भी होते हैं, लेकिन लीडरशिप की तरफ से हमेशा सख्त हिदायत होती हैं कि किसी ने कोई रिएक्ट नहीं करना, और ये लीडरशिप की तरफ से ही आता है। मैंने कई दफा ये कहा है, पहले बहुत सारे इस तरह के एपिसोड गुजरे हैं कि जिसमें सहाफियों के साथ, आप लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, एंकर पर्सन या मीडिया के और बहुत सारों के साथ। तो जब तक पीटीआई पी नहीं बनती, जिससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुर अमन है, ये कोई मैं फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा कि कोई नया फ्रैक्शन आ जाए, पर यही लोग जो है जब तक ये पुरअमन नहीं होंगे, ये इस तरह की जो चीजें हैं उसको सीखेंगे नहीं, तब तक तो ये देखे कोई, मुझे नहीं लगता चाहे कितना भी पॉपुलैरिटी हो, लेकिन कोई आगे पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं लग रहा। पेशेंस की जरूरत है, 29 तक इंतजार करें। अपने जो कारकुन है, जो इनके सपोर्टर हैं, उनको परेशानी में ना डालें। आए दिन कॉल दे देते हैं, एजिटेशन की कॉल आ गई, दीगर कॉल्स आ गई, वो बेचारे फिर परेशान रहते हैं। पूरे मुल्क में सैलाब है और गंडापुर कह रहे हैं कि हम जलसा करेंगे पेशावर में। मैं वही आपसे कहता हूँ, फिर अजीब पॉलिटिकल सोच है कि उनको कहा गया कारकुनों को कि जेल भरो तहरीक, जब खुद खान साहब को आई नौबत तो कहा कि जी जेल से बचाओ तहरीक, वो जो जमान पाक में पेट्रोल बम चले, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। क्या ये दूसरी लीडरशिप को जब किसी और पार्टी के लोगों को जब अरेस्ट करने आते थे, क्या उनके कारकुन ये कुछ नहीं कर सकते? ठीक। नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई पी होनी चाहिए, पी फॉर पुरअमन और पी फॉर पेशेंस उनको मुजाहरा। समर साहिबा, देखें खरीदा, जो आज अडियाला के बाहर हुआ वो बहुत अफसोसनाक हुआ। एक तो थोड़ा सा बर्दाश्त होनी चाहिए सियासत में, थोड़ी सी क्या, बिल्कुल ही नहीं है जी। नहीं, दूसरी बात यह है कि ये वही पार्टी है जिसने यूट्यूबर्स के कल्चर को प्रमोट किया। उन्होंने यूट्यूबर्स को लाके संजीदा सहाफ़ियों का दर्जा दिया। जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे तो वो सहाफ़ियों से ज़्यादा यूट्यूबर्स को फौकियत देते थे, उनके साथ मीटिंग करते थे। आज उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो बातें कर रहे हैं या उनकी मन पसंदीदा टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, तो उनको इस तरीके से ज़दोकोप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नोट करें, इन लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करें? पिछले 2 दिनों से मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं एक्स खोलूँ, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई की ख़वातीन के पीछे जो गलाजत बोल रहे हैं, जो उन्होंने एक मतलब अनबिलीवेबल चॉइस ऑफ वर्ड्स, अनबिलीवेबल। अब हमारी तो जुर्रत ही नहीं है कि हम किसी भी खातून, चाहे वो हमारी
بالکل مخالف پارٹی کے ہوں اس طرح کی القابات بولے یا اس طرح کے لفظ بولے. اور دیکھیں پارٹی لیڈرشپ نہ ان کو کہتی ہے کہ جی اپنے بیچ میں کوئی تم لوگ ڈسپلن پیدا کرو, نہ اپنی خواتین کی جب وہ عزت نہیں کراتے تو میری آپ کی وہ کیا کرائیں گے, اور جب وہ اپنے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں کرتے تو پھر وہ کسی پیشے کی تمیز نہیں کرتے. بالکل درست, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. سمر ہارون بلور صاحبہ, سید ناصر حسین شاہ, ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب اور سید سلمان شاہ صاحب. دیٹس آل ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.